हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान का अध्यायवार सॉल्व पेपर, जो अब तक रेलवे में पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम्स में साइंस से पूछे गए प्रश्न हैं उन सब का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला एक्सरसाइज है मात्रक मापन एवं मात्रक, जिसका पहला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई बैंकुलर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य भौतिक मात्रक है, उसका हम लोग देखते हैं क्या है मात्रक। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, जो हम लोग ऊपर अभी डिस्कशन कर चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समवेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो समवेग का एसआई इकाई होता है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। समवेग का एसआई इकाई क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के लिए मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। अगला प्रश्न है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? पूछ रहा है कि कौन कार्य का इकाई नहीं है। तो याद रखेंगे इसमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य का इकाई नहीं है। बाकी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर और जूल ये सब कार्य का इकाई हैं। अगला है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई डायोप्टर होता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसको क्यूरी में इसको मापा जाता है। पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। पास्कल दाब का एसआई इकाई होता है और विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला है उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो उद्योग में शक्ति का इकाई जो होता है वो अश्व शक्ति होता है। अगला है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट जो होता है वो शक्ति का इकाई होता है। अगला प्रश्न है
ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की माप का यूनिट जो है वो डेसिबल है। ध्वनि को जो है हम डेसिबल में मापते हैं। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी ए का 1 है। यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मापन हम लोग टेस्ला के द्वारा करते हैं। 2 का सी है, यानी स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं। फिर से याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व को हम लोग टेस्ला में मापते हैं, स्वप्रेरण को हेनरी में मापते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापते हैं? वेबर में मापते हैं। अगला है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं है। अगला है, इनमें से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे हम लोग मापते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ऊर्जा को जो है हम लोग जूल में मापते हैं। यहाँ पे उसका हम लोग देख लेते हैं। ऊर्जा तथा कार्य को क्या चीज़ में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक जो घनत्व होता है उसका कोई भी इकाई नहीं होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विस्थापन का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसका इकाई होता है? तो जो एम्पियर सेकेंड जो होता है वो एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश का इकाई होता है। एम्पियर सेकेंड किसका इकाई होता है? तो विद्युत आवेश का इकाई होता है। अगला प्रश्न है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है वो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का उपयोग किस में किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, दाब की एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई जो होता है वो दाब का एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और ये देखिए ये कितना बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वह
पृथ्वी से लेकर और सूर्य तक के बीच की अनुमानित दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। अगला है बल का इकाई। बल का जो इकाई होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। आगे हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ताप का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है और विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, बाकी सभी जुड़े हुए बाकी सभी जो है वो सही रूप से सम्मिलित है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, प्रेशर को पास्कल में मापते हैं यानी दाब को पास्कल में मापते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है वो सीमेंस होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। अगला प्रश्न है विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई इकाई जो होता है वह मीटर होता है। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है। कुछ अन्य राशियां हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें धारिता का मात्रक होता है फैराडे, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी और दाब का मात्रक पास्कल होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला प्रश्न है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, यानी त्वरण और जी का मान दोनों का इकाई क्या है, एक ही है और जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। अगला है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। यह जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है, जिसको हम लोग बड़ा जी से सूचित करते हैं और ये बड़ा जी का जो है वो इकाई है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं और भार का एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है, यानी भार और बल, ठीक है। भार और बल का जो एसआई इकाई होता है वह दोनों बराबर होता है और भार और बल का एसआई इकाई क्या होता है, तो न्यूटन होता है। भार और बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई इकाई यहाँ होता क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही हैं। इसमें बल और उत्क्षेप्त बल तथा बल एवं भार, इन दोनों का क्या है, भौतिक इकाई जो है वो सेम है। जैसे में दाब को जो हम पास्कल में मापते हैं, भार, बल या उत्क्षेप्त, इन तीनों को हम लोग न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। गति जो है उसको मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। अगला प्रश्न है मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसका इकाई है, तो मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वह त्वरण का इकाई होता है, एसआई यूनिट होता है। और जो त्वरण जो होता है वह एक सदिश राशि होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डैश की इकाई
जूल प्रति सेकंड है। यानी जूल प्रति सेकंड किसका इकाई है? तो याद रखेंगे जूल प्रति सेकंड जो होता है वह शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। अगला है न्यूटन। डैश के मापन की इकाई है। यानी न्यूटन में हम लोग किस चीज़ को मापते हैं? तो बल जो होता है, बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। और बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास गुने द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। और बल का ऐसा ही मात्रा का भी हम लोग पढ़ें क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है डैश की इकाई न्यूटन है। यानी न्यूटन किसकी इकाई है? तो वजन एवं बल का। वजन एवं बल का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन है। अगला है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विद्युत धारा आई बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। ठीक है। अगला प्रश्न है डैश की इकाई एम्पियर होती है। तो यानी विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है डैश की इकाई एसआई इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। यानी वोल्ट किसका इकाई होता है? तो वह विभवांतर का इकाई होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर को हम लोग भी से व्यक्त करते हैं और विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुने विद्युत धारा। विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध गुने विद्युत धारा। और विभवांतर को हम लोग भी से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है कूलाम्ब किसका एसआई इकाई होता है? कूलाम्ब जो होता है वो विद्युत आवेश का एसआई इकाई होता है। अगला प्रश्न है त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है? तो त्वरण का एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण जो है एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ताप का एसआई इकाई है? तो ताप का एसआई इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट है। यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है? तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है। अगला प्रश्न है भार का एसआई इकाई वही है जो डैश का एसआई इकाई है। यानी बल एवं भार का एसआई मात्रक क्या होता है? सेम होता है। और बल तथा भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर समय है। समय जो है एक सापेक्ष राशि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपेक्षित घनत्व के लिए कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला इसको हम लोग और बढ़िया से देख लेते हैं। जो अपेक्षित घनत्व होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। जो घनत्व जो होता है उसको हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। बल जो होता है उसको न्यूटन में मापते हैं या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। समवेग जो होता है उसको हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? तो किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? तो बल एवं दाब की इकाई जो होता है वो समान नहीं होता है। जबकि चाल एवं वेग का इकाई समान होता है। दूरी एवं विस्थापन का इकाई समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा का इकाई जो होता है वह समान होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। जबकि दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ओम मीटर जो होता है वो किसका इकाई होता है? ओम मीटर जो होता है वो आवेश का और माफ़ कीजिएगा ये प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है। ओम मीटर किसका इकाई होता है? तो यह प्रतिरोधकता का इकाई होता है। अगला प्रश्न है मंदक का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है? यानी मंदक का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या होता है? तो मंदक का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई यूनिट जो होता है वो समान होता है। और क्या होता है? ये जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और इसको हम लोग किसे सूचित करते हैं? इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं।
और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ml² T⁻⁻² होता है। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, तो 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसमें हमको मिलान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 का 1 है, यानी वाट जो होता है वह न्यूटन मीटर नैनोमीटर होता है। उसके बाद जो है किलोवाट, किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसको और हम लोग अच्छे से देखते हैं। एक वाट जो होता है वो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होता है, याद रखेंगे। और विद्युत धारा जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मोल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का एसआई इकाई में कौन सा प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर बी MOL, ये जो है मोल का एसआई इकाई में प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट प्रति घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है, मात्रक कूलाम, मात्रक जो कूलाम प्रति सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड जो मात्रक है, दूसरा क्या नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। एम्पियर को हम लोग बोल सकते हैं, एम्पियर का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस मापते हैं हम लोग, डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि होता है उन्हें हम अपने कानों के द्वारा उनको हम लोग सुन सकते हैं, उन्हें हम लोग समझ सकते हैं। और वायु में ध्वनि का जो चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 746 वाट को और क्या कहा जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो 746 वाट को हम लोग एक अश्व शक्ति को बोल सकते हैं। एक डायोप्टर जो है वो किसके बराबर होता है, तो एक डायोप्टर होता है प्रति 1 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर जो है वो 10⁻⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। इसको और हम लोग चार्ट के द्वारा समझते हैं। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है, 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, 1 मीटर में 10⁻³ किलो मीटर होता है, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है, और 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या डैश में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं।
अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो प्रतिदीप्ति का माप जो है हम लोग लक्स मीटर का उपयोग करके मापते हैं। किसका उपयोग करके? लक्स मीटर का उपयोग करके मापते हैं। किस चीज़ का? प्रतिदीप्त का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो है वो डैश के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो है वो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो होता है वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट जो होता है वह 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 5.5 किलोवाट घंटा। 5.5 किलोवाट घंटा जो होता है वह 9.8 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चूँकि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, इसलिए 5.5 किलोवाट घंटा में जब हम इसमें 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 19.8 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 5.6 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो 5.6 उसी ऊपर वाले की तरह है, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। अगला है 4.6 किलोवाट घंटा। 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो यहाँ पे भी हम 4.6 में जब 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, और इसका सही आंसर है 16.56 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 2 किलोवाट घंटा। यह किसके बराबर है? यह जो है 7.2 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यानी 1 नैनोमीटर जो होता है वह 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 9×10⁻9 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 कूलाम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? यह 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलाम्ब प्रति सेकंड जो होता है वह 1 एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, और विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा समय होता है। अगला है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो होता है वह 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 3.6 इंटू 10⁸ होता है। अब हम लोग आते हैं मापक यंत्र। अगला हमारा टॉपिक क्या है? मापक यंत्र है। इसका पहला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वस्तु का ताप। वस्तु का ताप हम लोग किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व इसको हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर है, इसको याद रखिएगा।
वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं और द्रव का घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ऊष्मीय विकिरण को हम लोग बोलोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होता है वह कौन सा यंत्र होता है? वह पेरिस्कोप होता है। कौन सा यंत्र होता है? पेरिस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? यानी वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को हम लोग वोल्टामीटर के द्वारा मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टामीटर का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग आगे ही इसको देखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। कुछ और मात्रक है, जैसे वायु दाब मापी। वायु दाब मापी से हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और वेग मापी से क्या मापते हैं हम लोग? इसको हम लोग एनीमोमीटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। एनीमोमीटर से हम लोग हवा का वेग मापते हैं। और दूध मापी यानी लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता का माप करते हैं। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है? तो टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ और इसमें देखते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग मोटर गाड़ियों की गति मापते हैं। यानी मोटर गाड़ियों की गति किससे हम लोग मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। और पवन के वेग का मापन किससे होता है? एनीमोमीटर से होता है। और जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभव मापी मूलतः एक मापी जो है वह एक मापन या उपकरण है। कैसा उपकरण है? मापन उपकरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो हम लोग एमीटर से, किससे? एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर जो है वो, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को हम लोग किस रूप में संयोजित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोधक होना चाहिए और कम विद्युत खींचता है। एमीटर जो है वो कम विद्युत खींचता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको मापने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दूरी मापने के लिए करते हैं। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में किसके मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण का एक क्षेत्रीय मीटर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पिटॉक ट्यूब है। अगला प्रश्न है, टोकोमीटर डैश मापन करता है। टोकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो यह गतिपालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल मापता है टोकोमीटर। अगला प्रश्न है, टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो यह जो है वो चक्कर प्रति मिनट कितना होता है उसको मापता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर क्या मल्टीमीटर में होता है? मल्टीमीटर में जो होता है वो वोल्टीमीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर सब होता है मल्टीमीटर में।
अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में हम लोग देखते हैं क्या गलत है। तो इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। अगला है, यह एक लघु गणकीय पैमाना है, यह भी सही है। इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, यह भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर के वस्तुओं को पता लगाने के लिए यहाँ पे सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। यानी इकोलोकेशन का उपयोग जहाज़ों में क्या चीज़ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई। तो जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो इसको हम लोग लैक्टोमीटर बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और थर्मोमीटर से जो है वो तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यात्रा की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग और बढ़िया से, ओडोमीटर से जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं हम लोग, ओडोमीटर से मापते हैं। और टैकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुयान की गति को मापते हैं। और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापा जाता है। अगला है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वह दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। फिर से वही प्रश्न, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वोल्टामीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर। वोल्टामीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं, विभवांतर मापने के लिए करते हैं। और विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ उपकरण दिया गया है और उसका प्रयोग दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आमीटर जो होता है यह विद्युत प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट जो होता है वह प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वोल्टामीटर का उपयोग, वोल्टामीटर जो होता है वो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कौन मापता है, तो वोल्टामीटर मापता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है, तो स्पीडोमीटर करता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, वाहन का गति जानने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन का एक प्रकार क्या है, सोनार। सोनार जो है वह इकोलोकेशन का एक प्रकार होता है। और सोनार का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड
रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, वह उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आमीटर, आमीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो ओम मीटर से हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिरोध होगा। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। यानी झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ बोलते हैं। पॉलीग्राफ एक ऐसा मशीन है जो झूठ को पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर को और किस रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ बोला जाता है। यानी झूठ बोलने वाली मशीन को हम लोग लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं और इसको हम लोग पॉलीग्राफ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो भट्टियों जैसा अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी जो उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उसका हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं, उच्च तापमान को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, और अगला टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ। इसमें हम लोग देखेंगे सदिश अदिश के बारे में, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। हमको अदिश राशि बताना है। तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, जबकि समवेग, बल और वेग ये सब तीनों क्या है, तीनों एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं होता है। तो जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वह एक अदिश राशि होता है। और कार्य जो होता है इसका केवल एक परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि विस्थापन, आवेग और बल इन तीनों का परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए ये सदिश राशि होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य जो होता है इसमें केवल परिमाण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी हमको अदिश बताना है। तो शक्ति जो है वो एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, बलाघूर्ण और त्वरण ये सब जो है एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक वेक्टर मात्रक नहीं है। इसका सही आंसर है विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह एक वेक्टर मात्रक नहीं है, बाकी सभी जो है वो एक वेक्टर मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, यानी हमको अदिश राशि की पहचान करनी है। तो दाब जो होता है वह एक अदिश राशि होता है, जबकि बल, विस्थापन और समवेग यह सब जो है वो एक सदिश राशि है। सबसे उचित विकल्प को चुनना है इसमें। तो ये है समवेग में। समवेग में क्या होता है, समवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए समवेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है, सदिश। सदिश को हम लोग वेक्टर राशि के नाम से भी जानते हैं। सदिश जो है उसका उदाहरण कौन सा है, तो वेग जो होता है वह एक सदिश राशि है। अगला है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। हमें इन चारों विकल्पों में सदिश राशि की पहचान करनी है। तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है, विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। यानी वेक्टर मात्रक कौन सा है, तो वेग जो होता है वह एक वेक्टर मात्रक है, या इसको हम लोग सदिश भी बोल सकते हैं। कौन सा राशि, सदिश राशि भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी सदिश राशियां हैं और कौन कौन सी अदिश राशियां हैं। तो वैसी राशियां जिसमें परिमाण
एवं दिशा दोनों होता है वे सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत और समवेग, ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों की अगर हम लोग बात करें तो द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन और विभव, ये सब क्या है, यह सब अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो बल और त्वरण जो होता है वह एक समान है। अगला प्रश्न है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या बोलते हैं, तो इसको सदिश राशि बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उन्हें सदिश राशियां बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो दिशा और परिमाण किसमें दोनों होता है, तो ये होता है हमारा समवेग में। किसमें, समवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से, कैसा, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, यानी हमको सदिश राशि बताना है। तो बल जो होता है एक सदिश राशि है, बाकी आयतन, द्रव्यमान और लंबाई ये तीनों क्या है, अदिश राशियां हैं। अगला है, फिर से हम लोग देख लेते हैं सदिश राशि में बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियां हैं। और जबकि कार्य, समय, दूरी, धारा, ये जो है ये अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, इसलिए कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। आगे हम लोग देखते हैं यांत्रिकी और कार्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो बंदूक की एक चली हुई गोली जो है वो अधिक कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न न्यूमेरिकल है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। तो इसका ये फार्मूला होता है कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा इसका 60 डिग्री, इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर है ए। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन जो होता है वह शून्य होता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसका विस्थापन शून्य रहता है तो यह माना जाएगा कि वहाँ पे कार्य जो है क्या है, वह शून्य हुआ है। अगला प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे भार जो है, भार 120 न्यूटन दिया गया है और ऊंचाई 2 मीटर दिया गया है। W बराबर होता है mgh। m के जगह पर हम लोग 120 रख देंगे, g के जगह पर जो है कि g का मान जो है वो 9.8 होता है, तो इसको हम लोग 10 मान लेंगे और यहाँ पे 2 रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 जूल प्राप्त हो जाएगा। अगला है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के दिशा में होता है। जब विस्थापन बल के दिशा में होता है तो बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग धनात्मक मानते हैं। अगला है, ये न्यूमेरिकल है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो पहला है
एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में पैर तैर रही है और एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब पूछ रहा है किसमें कार्य नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। जो गधा होता है अपने पीठ पे वजन लेकर जा रहा है, वहाँ पे कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो वस्तु है उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जो विस्थापन होता है वो बल के दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रयुक्त बल पर, विस्थापन पर और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन आरोपित बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अभी इसको हम लोग आगे पढ़े हैं, ऊपर ही इस क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ये भी वही क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर और घूमता हुआ पहिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एक चली हुई गोली के द्वारा अधिक कार्य संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न है डैश कार्य कहलाता है। कार्य बराबर जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होता है। अगला हो जाएगा, अगला न्यूमेरिकल है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी इसको हम लोग आगे पढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न है यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य जो होता है वो W बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है, ये सब न्यूमेरिकल है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह जो होता है वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, ये उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है डैश के होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो विस्थापन के न होने पर, यानी अगर विस्थापन नहीं होता है तो किया गया कार्य को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है, उनमें से कौन सा है? वस्तु विस्थापित होना चाहिए। कोई भी कार्य तब होगा जब वस्तु विस्थापित होगा। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं माना जाएगा। अगला है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य के नाम से जानते हैं। यानी बल और विस्थापन के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्य प्राप्त होता है। कार्य का गुणनफल है। कार्य किसका गुणनफल है? तो बल और वस्तु का बल के दिशा में विस्थापित होना, ये क्या है? कार्य का गुणनफल है। अगला प्रश्न है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो होता है वो समवेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है।
यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसको हम लोग मुख्य रूप से कार्य के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग किया गया कार्य, हाँ, इसको हम लोग किया गया कार्य के रूप में जानेंगे। अगला प्रश्न है, यदि पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। अगला प्रश्न है, लागू किया गया बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होगा। अगला प्रश्न है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि W बराबर FS cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो सारा वर्क जो क्या होता है 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गति करती हुई, क्या, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा के सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यह ऋणात्मक होगा। कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, सारा का सारा न्यूमेरिकल है, एक प्रश्न मिला, ये है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो उसे क्या कहा जा सकता है। तो उसको हम लोग कोई कार्य नहीं हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें कोई भी गतिशीलता नहीं आती है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो है वह शून्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य का गुण हमें बताना है, कार्य की दिशा होती है, यह एक बिल्कुल जो है वो गलत है, कार्य की दिशा नहीं होती है, बाकी सभी सही है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक होता है, कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, इसी कार्य का जो है दिशा नहीं होता है, इसलिए कार्य को हम लोग अदिश राशि के श्रेणी में रखते हैं। किसके श्रेणी में रखते हैं, अदिश राशि की श्रेणी में रखते हैं, इसमें केवल परिमाण होता है। अगला प्रश्न है, ये सब न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न है, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, बल हो, क्या हो, बल हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्य तभी हो सकता है, इसका सही आंसर है कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का उदाहरण नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़की का कमरे के दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर खड़े कंकड़ को दबाना और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसी लड़के के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना यह कार्य का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है तो कोई भी कार्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर होता है, इसलिए वो सब 0 हो जाता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर 0 डिग्री नहीं, माफ़ कीजिएगा,
180 डिग्री होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होता है वह अगर 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, किसी वस्तु को यदि वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उसका किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि इसमें विस्थापन 0 हो जाता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट है शक्ति। आगे हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होता है? तो उसका पावर बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटा समय को हम लोग शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति बराबर W/T होता है, जहाँ W क्या होता है? W का मतलब होता है कार्य, W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? कार्य करने की गति को हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी दिए गए कार्य की गति को मापता है? तो शक्ति जो होता है वो किए गए कार्य की गति को मापता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र जो होता है वो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो किए गए कार्य की दर को हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? W/T, यानी वर्क बटा समय बराबर कार्य होता है। और शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वाट के नाम से जानते हैं। चूँकि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जूल प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वाट के नाम से जानते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल आगे आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा। उधर हम लोग ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं उसको इसका कोई चिंता नहीं करना है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जो एक स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए होगा, जिसमें केवल हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो उसको देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको ही हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? स्थिर होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? स्थिर होता है। अगला है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हो तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, तो उसमें जो होता है एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम यहाँ एक रबड़ को खींच लेते हैं, यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ पे एक स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे संग्रहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जो गैस होते हैं, गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? फिर से वही प्रश्न, यानी गैसों के जो कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, उनके गतिज ऊर्जा क्या होता है? अधिकतम होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
पवन चक्की जो है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है पवन चक्की। अगला प्रश्न है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, यानी वस्तु को हम लोग जितना ऊपर लेते जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? उतना उसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। वहीं बोल रहा है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो यह जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है जो उसकी ऊंचाई के साथ बदलती है, और इसको हम लोग mgh के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? mgh के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से हाइट बढ़ेगा उस तरह से क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थितिज या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि किसी वस्तु में स्थिति के वजह से उसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। बांध में संग्रहित पानी कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। कोई भी गतिशील वस्तु होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? उसमें गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², जहाँ m बराबर होता है द्रव्यमान और वेग v बराबर क्या होता है? वेग होता है। अगला है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? यह जो है वो गतिज ऊर्जा से युक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होता है वह सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ये जो है न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो वह उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह किस में बदल जाती है? वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग, जो एक दबा हुआ स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप जो है वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होता है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला ऊर्जा कौन सा होता है? तो यह गतिज ऊर्जा होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, एक पेंडुलम का झूलना। इसका स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का समवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है वह मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि यह होता है 1/2 mv² होता है। हम वेग को 3 गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर जो हम लोग हथौड़ा उठाते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोग होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयोग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो किसी खींचे हुए रबड़ के बैंड में जो है वह स्थितिज ऊर्जा होता है। कैसा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो सेम क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। उसमें सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? इसका सही आंसर है 4k। इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा जो है वो संरहित हो जाती है और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा उस किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो उसकी जो संभावित स्थितिज ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो स्थिति में जो स्थिति के कारण किसी वस्तु में यदि ऊर्जा निहित होता है तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा अभी हम लोग पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट सही है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। एक बहता हुआ जल यह नहीं है। यह जो है एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसका? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का। एक उठाया गया हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा का यह उदाहरण है और एक बांध में संचित किया गया जल यह भी स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है। पहाड़ से अगर कोई पिंड गिरता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो उसमें गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। इसको ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। यदि पहाड़ से कोई पिंड गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होता है। तो गिरते हुए नारियल में जो होता है वह कौन सा ऊर्जा होता है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? उसमें गतिज ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सारे न्यूमेरिकल को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें एक गतिज ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो होता है वो बंदूक की तुलना में अधिक होता है। किसकी तुलना में? बंदूक की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? यह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किस नाम जानते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अभी पीछे ही हम लोग इसको देखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। प्रश्न एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है और उसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार होता है। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। यह जो तीनों जो है वह तीनों एक गतिज ऊर्जा का क्या है? उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। बिल्कुल सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है। यह भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? यह जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है और यह जो होता है वह ऊर्जा होता है, जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका क्षय किया जा सकता है। इसका केवल और केवल क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जाता है, वो भी एक रूप से दूसरे रूप में। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? आइए हम लोग देखते हैं। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह गलत है, क्योंकि अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं और उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। बिल्कुल यही गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। एक वस्तु गति के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोला जाता है, सही है। और इसकी गणना जो है 1/2 mv² के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये सब न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होता है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है तो बांध के पानी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। गिरते हुए वायुयान में गतिज ऊर्जा होता है। उड़ता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा होता है और दौड़ता हुआ धावक, इसमें भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। जबकि बांध का पानी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा किस में है? तो यह उठाया हुआ हथौड़ा में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जबकि बहने वाली हवा में गतिज ऊर्जा, चलती गोली में गतिज ऊर्जा और एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा, इसमें क्या है? इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? इसमें स्थितिज ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा, इसके पास कौन सा ऊर्जा होता है? इसके पास स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। गतिज ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वह ऊर्जा जो है वह नियत रहेगी। क्या रहेगी? ऊर्जा नियत रहेगी। अगला प्रश्न है,
साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जब हम किसी साइकिल को चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा जो है वो पहले पेशीय ऊर्जा में बदलता है और पेशीय ऊर्जा किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में क्या होता है? अधिक ऊर्जा होती है। एक दबे हुए स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि दबे हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो है वह संग्रहित हो जाती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूता है तो इसमें क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगाए गए सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु पर लगाए गए सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल, इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान जो है ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित में हो जाता है। किसमें? बारिश के दौरान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो mgh के बराबर होता है। जिस तरह हाइट बढ़ता है उस तरह से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? घर की छत पर रखी गई ईंट। घर की छत पर रखी गई ईंट बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, यह भी स्थितिज ऊर्जा का जो है उदाहरण है। और संपीड़ित स्प्रिंग, यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, यह सब में क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की सक्षम वस्तु में, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। वह वस्तु जो कार्य करने में सक्षम होता है उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकती है, क्योंकि उसमें निहित होता है। उसमें क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए जो है वह टरबाइन को घुमा देता है और उससे बिजली उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह बिल्कुल सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह भी बिल्कुल सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। दोनों वाहनों में क्या है? गतिज ऊर्जा है। ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों गति में है, इसीलिए दोनों में क्या है? गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाए हुए पानी में, जब किसी ऊंचाई पर कोई पानी उठा हुआ है तो उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा। स्थिति के, क्योंकि उसमें स्थिति के कारण जो है ऊर्जा वो संग्रहित हुआ है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अगर साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाकी सब इधर न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल के लिए अभी मैंने बताया कि अलग से एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज के साथ
गति के साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा जो है वह गति के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समान है? निम्नलिखित में से क्या समान है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेज गति से चली हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की की फलकों को चला सकती है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इस सब में क्या है, गतिज ऊर्जा है, वो जो गतिज ऊर्जा के कारण कोई ना कोई परिवर्तन ला रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आता है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वह जो है गोली से कम होगा। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगा। आगे आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचा। उसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु का क्या होगा? इसमें हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाता है? तो वह गतिज ऊर्जा होता है, जो किसी न किसी बिंदु पर क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक होगी। किसी बंदूक से अगर बुलेट को दागा जाता है तो जो बुलेट का गतिज ऊर्जा होगा वो बंदूक से क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो जो द्रव्यमान होता है इसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, इसका मान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो द्रव्यमान जो है वह इस समूह से संबंधित नहीं है, जबकि गति, समय और त्वरण सबका मान बदलता है। द्रव्यमान जो है वह नहीं बदलता है। अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो किसी वस्तु का जड़त्व जो है वह द्रव्यमान से मापा जाता है। किसे? द्रव्यमान से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो होता है वह जड़त्व का मापन होता है। किसका मापन होता है? जड़त्व का मापन होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का लैंग्वेज अलग अलग है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यही इसका परिभाषा है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है वो घनत्व बराबर होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान को हम लोग घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो वह जो होता है द्रव्यमान होता है, वह गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो 450 न्यूटन भार वाली लड़की का जो द्रव्यमान होगा वह 45 केजी का होगा। कितना केजी का? 45.9 केजी का होगा। कितना होगा? 45.9 केजी का होगा। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत
है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु का क्या चीज़ नियत रहता है, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, नियत रहता है। स्थान बदलने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है वह जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध को बताता है। किसके बीच? स्थिति और वेग के बीच। गति का तीसरा नियम जो होता है स्थिति और वेग के बीच संबंध को बताता है। गति का तीसरा फार्मूला क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के समवेग परिवर्तन का दर वस्तु की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नियम को न्यूटन का गति का दूसरा नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का दूसरा नियम बोलते हैं। इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन का दर वस्तु की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है और इसको हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम जो है वो समवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? समवेग से संबंधित है। और गति का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। गति का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है और दूसरा नियम समवेग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभावों को समझाने में सहायता करता है। बल के प्रभावों को समझाने में सहायता करता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अगला है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है F बराबर ma। F बराबर ma। अगला प्रश्न है, यदि F बराबर ma को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है, ए बराबर ma को न्यूटन का कौन सा नियम जाना जाता है? तो दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौट जाता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम इसका व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम से लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यह जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गति का 3 नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन ने 1867 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों को प्रतिपादित किया था। आइए गति के तीनों नियमों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी और यदि वह गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी। यह तब तक रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए और इसी को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और गति का दूसरा नियम कहता है, किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वह समवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। समवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। और न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे?
तो न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, एक निकाय के समवेग में परिवर्तन का दर। एक निकाय के समवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वह लागू बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो लागू बल के समानुपाती होता है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन का दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इस विषय में हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। किस क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, जबकि गलत है, यह आगे की ओर झटका लगता है। अगला प्रश्न है हमारा 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं? इसको 1 न्यूटन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक जो है अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है? अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए अपने हाथ को पीछे कर लेता है। अगला प्रश्न है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइफल की गतिज ऊर्जा होती है वह गोली के गतिज ऊर्जा से क्या होता है? कम होता है। गोली के गतिज ऊर्जा से कम होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम का व्याख्या कौन सा नियम करता है? पहला है रॉकेट लॉन्च करना, दूसरा है बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रॉकेट का लॉन्च करना। यह जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह गति के तृतीय नियम को दर्शाता है, क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है यदि यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो इस विचार को न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यह जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम इसका व्याख्या करता है, जिसको हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। यदि व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह तीसरे नियम पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तीसरे नियम का उदाहरण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉकेट का लॉन्च करना। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे आधारित है। अगला प्रश्न है, बल का परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? इसका सही आंसर है न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम से हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। इस न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा का नियम को हम लोग समवेग का नियम बोलते हैं और तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। इधर न्यूमेरिकल। अगला प्रश्न है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर यह जो है सिद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबे छलांग लगाने में मदद करे। क्या करे? गति का जड़त्व उसे लंबे छलांग लगाने में मदद करे। अगला प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटाई नहीं जाती है। किसी कारण? तो जड़त्व के कारण। किसी कारण? जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने को हम लोग जड़त्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जड़त्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जो है वो जड़त्व कहलाती है। अगला प्रश्न है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा को समाप्त करने के बाद भी एक धावक इसलिए भागता है क्योंकि गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। गति का जो जड़त्व होता है उसको आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल जो है क्या कहलाता है? यह जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? यह जो है वो जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। किस नियम को? जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जो क्या होता है? जड़त्व का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक हमारा है बल, फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बल समीकरण में F बराबर होता है। बल समीकरण में F बराबर ma होता है, जहाँ m का मतलब द्रव्यमान होता है और a का मतलब एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल 15 न्यूटन होता है। कितना होता है? 15 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होता है। क्या होता है? वस्तु के वजन के समान होता है। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल m और a होगा, m इंटू a होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो दिशाओं के बीच कौन सा कितना डिग्री कोण होता है? तो 180 डिग्री कोण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वह बल होता है जो किसी भौतिक इकाई के एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशीलता की स्थिति को क्या करता है? बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तब इस पर कोई बल न लग रहा होता है, न लग रहा हो। जब किसी वस्तु पर कोई बल न लग रहा हो तो वह सतत चाल से गति करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो बल जो होता है वह प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन जो है वह वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, बल। बल जो होता है वह द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है और बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल न्यूटन के दूसरे नियम से बल का हमें क्या मिलता है? व्यंजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है वो बल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव जो है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिबल बराबर जो होता है वह फॉर्मूला होता है बल बटा अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और प्रतिबल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को हम लोग खिंचाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? खिंचाव बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सब न्यूमेरिकल्स हैं, इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? इसे धक्का देना खींचना जो है वो बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच बल सदैव जो होता है वह समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो पिंडों के बीच जो होता है बल वो सदैव क्या होता है? समान होता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। जो बल होता है वह दो वस्तुओं के बीच का परस्पर क्रिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है, इस पर हम बल इधर लगा रहे हैं, फिर भी इसका जो स्थानांतरण है यह बल के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो इसको हम लोग नकारात्मक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नकारात्मक बोलेंगे। अगला प्रश्न है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य बल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण क्या है? ध्वज फहराना।
अगला प्रश्न है, सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, इसलिए बल एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड द्वारा प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होता है, वह जो है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई भी वस्तु जो है वह सतत चाल से गति करता है जब उस पर कोई बल न लग रहा हो। अगला प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग समवेग के नाम से जानते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, समवेग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, सेम क्वेश्चन, उसको भी समवेग के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे भी सेम क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो समवेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, समवेग बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ पे, समवेग बराबर क्या होता है, समवेग बराबर जो है द्रव्यमान और वेग होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, समवेग बोलते हैं। समवेग क्या है, समवेग एक सदिश राशि होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक गतिमान वस्तु का समवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिमान वस्तु का समवेग जो होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि P बराबर होता है m × v होता है, जहाँ समवेग को हम लोग P से सूचित करते हैं। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्याशित पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वह गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु समवेग जो है वो संरक्षित रहता है। जब कोई भी दो अप्रत्याशित पिंड जो है वो टकराता है तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन समवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। निम्न में से किस समीकरण के द्वारा समवेग की गणना की जाती है, तो समवेग की गणना की जाता है, समवेग बराबर यानी P बराबर होता है m × v, यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड का चाल दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी गतिमान पिंड का चाल दोगुना कर दिया जाता है तो उसका समवेग जो होता है वो क्या होता है, दोगुना हो जाता है। क्या होता है, समवेग दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक टकराव में समवेग जो होता है वो हमेशा बचत की जाती है, समवेग हमेशा की बचत की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का समवेग डैश पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो समवेग होता है वो वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो समवेग को जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, रैखिक समवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो रैखिक समवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो समवेग जो होता है वह 4 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, समवेग 2 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाता है तो किसी भी वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो समवेग क्या होगा, समवेग 2 गुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका समवेग अधिक होगा, तो जो पिंड भारी होगा उसका क्या होगा, समवेग जो होता है वह ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं,
संवेग संरक्षण का नियम, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किस पे द्वारा समझा जा सकता है? तो यह संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा इसको समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट जो होता है वह समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस पे कार्य करता है? समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रॉकेट जो होता है वो भी समवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन दोनों सेम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? यह भी इसका भी सही, इसका भी आंसर समवेग संरक्षण का सिद्धांत ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में जो है वो समवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं। इस भाग को यहीं पे समाप्त किया जाता है। इसके आगे हम दूरी और विस्थापन से दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।